हुमायूं शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकाले ना, तो इसका मतलब होता है भाग्यवान, मतलब किस्मत का बहुत धनी। बिल्कुल, नाम तो बहुत भारी है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो रिसर्च नोट्स हैं, उन्हें पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे इतिहास में शायद ही हुमायूं से ज्यादा अभागा कोई और राजा हुआ हो। सही बात है। और देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो सिर्फ कुछ युद्धों की तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं है। हम सीधे 16वीं शताब्दी के मध्य के भारत में जा रहे हैं। हाँ, जहाँ एक तरफ मुगल सम्राट हुमायूं था और दूसरी तरफ अफगान रणनीतिकार शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच सत्ता का एक भयानक संघर्ष चल रहा था। बिल्कुल। और हमारा असल मकसद ये समझना है कि कैसे दो बिल्कुल अलग तरह की सोच काम करने के दो एकदम विपरीत तरीके एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल सकते हैं। तो इस टकराव की गहराई को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस बैकग्राउंड को देखना होगा जहां से ये दोनों आते हैं। हाँ, क्योंकि हम यहाँ दो अलग-अलग दुनियाओं के टकराने की बात कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं है, जो बाबर का बेटा है। उसे एक बना बनाया विशाल साम्राज्य और बेहिसाब सत्ता विरासत में मिली है। मतलब उसे कभी शून्य से शुरुआत ही नहीं करनी पड़ी, सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी है, जिसका बचपन का नाम फरीद था। फरीद की कहानी बिल्कुल जमीन की धूल से शुरू होती है। उसके दादा इब्राहिम सूर घोड़ों के व्यापारी थे। क्या बात कर रहे हैं! घोड़ों के व्यापारी से लेकर सम्राट तक का सफर। हाँ, शेरशाह ने अपनी चालाकी, अपनी मेहनत और अपनी पैनी समझ से सासाराम की एक बहुत छोटी सी जागीर से शुरुआत की थी और देखते ही देखते उसने पूरे उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। बाप रे! जंग के मैदान की खून खराबे वाली कहानियों पर आने से पहले ना, मैं सोच रही थी कि इन दोनों के दिमाग को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो तो है। आखिरकार एक राजा की जो पर्सनालिटी होती है वही उसके साम्राज्य का भविष्य तय करती है। बिल्कुल। अगर हुमायूं की बात करें तो हमारे सोर्सेज उसे बड़ा अजीबोगरीब इंसान बताते हैं। मतलब वो खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी और भूगोल में इतनी गहरी रुचि रखता था कि सैन्य अभियानों में भी किताबें ले जाता था। हाँ, जहाँ मारकाट मची है वहाँ हुमायूं किताबों के बड़े बड़े संदूक अपने साथ ढो रहा है। और ज्योतिष में उसका अंधविश्वास इस कदर था कि वो हफ्ते के 7 दिन ग्रहों के हिसाब से 7 अलग-अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफेद। ये सब चल रहा था उस वक्त। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी नाकामी के पीछे उसका कमजोर चरित्र और अफीम की लत एक बहुत बड़ा कारण थी। अफीम की लत, ये बहुत बड़ी कमजोरी है किसी भी शासक के लिए। बिल्कुल। हालांकि कुछ दरबारी इतिहासकारों ने उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर भी पेश किया है। अबुल फजल ने तो उसकी तुलना महान दार्शनिक अरस्तू से कर दी। अरस्तू? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, और खोंदमीर ने उसे सिकंदर आजम और खुदा का साया तक लिख दिया। देखिए, हुमायूं ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे न्याय के लिए तबले अदल नाम का एक ढोल लगवाया और मीना बाजार की शुरुआत भी की। खैर, लेकिन जब हम शेरशाह की तरफ मुड़ते हैं तो वो इस किताबी और ख्याली दुनिया के बिल्कुल उलट खड़ा नजर आता है। बिल्कुल, एक बेहद प्रैक्टिकल और जमीनी हकीकत को समझने वाला इंसान है ना? फरीद से शेरशाह बनने का उसका सफर ही उसकी बहादुरी का सबूत है। उसे ये उपाधि उसके मालिक बहार खान लोहानी ने दी थी। हाँ, क्योंकि फरीद ने अकेले बिना किसी बड़ी मदद के एक शेर को मार गिराया था। बाप रे! और उसकी प्रैक्टिकलिटी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। उसने सत्ता और किले हासिल करने के लिए कूटनीतिक शादियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये बहुत दिलचस्प है। पहले उसने बहार खान लोहानी की विधवा डूडू बेगम से शादी करके दक्षिण बिहार का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। और इसके बाद चुनार के बेहद शक्तिशाली किले पर बिना खून बहाए कब्जा करने के लिए उसने वहां के किलेदार की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। मतलब उसके हर एक कदम के पीछे एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल होती थी। सही बात है। तो इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इन दस्तावेजों को पढ़कर ना, हुमायूं मुझे किसी ऐसे एकेडमिक प्रोफेसर की तरह लगता है जिसे गलती से किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बना दिया गया हो। यह तुलना बहुत सटीक है। मतलब जंग के मैदान में किताबें ढोना और ज्योतिष के हिसाब से अपने कपड़ों के रंग तय करना। जबकि शेरशाह की कहानी किसी एकदम सेल्फ मेड स्टार्टअप फाउंडर जैसी है, जो हर छोटे बड़े मौके को भुनाना जानता है, जो बिना लड़े ही दूसरे की कंपनी टेक ओवर कर लेता है। हाँ, जैसे उसने शादियों के जरिए किले हासिल किए। पर मुझे यहाँ एक शंका है,
क्या हुमायूं वाकई इतना नासमझ था, या फिर उसकी जो अहिंसक सोच थी, जो उसकी रहमदिली थी, वो इस क्रूर राजनीतिक दुनिया में उस पर भारी पड़ गई? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इतिहासकार लेन पूल का एक प्रसिद्ध कथन है जो हुमायूं की इस पूरी दुविधा को सटीक तरह से बयां करता है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? लेन पूल ने हुमायूं की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण बताया है वो है उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता। सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता। गहरी बात है। यानी एक ऐसी दयालुता, एक ऐसी काइंडनेस जिसमें कोई दूरदर्शिता नहीं थी। हुमायूं शायद एक इंसान के रूप में बुरा नहीं था, लेकिन एक शासक को यह मालूम होना चाहिए कि कब उसे क्षमा करना है और कब तलवार उठानी है। और हुमायूं के पास ये संतुलन बिल्कुल नहीं था। नहीं था। उसने बार बार उन लोगों को माफ किया जो बाद में उसके लिए काल बन गए, और उसकी यही बिना सोची समझी दयालुता कैसे भयंकर गलतियों में बदलती गई, ये हमें आगे बहुत साफ दिखता है। और यहीं से उन भयंकर रणनीतिक गलतियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां हुमायूं के आलस्य और उसी विवेक रहित दयालुता ने शेरशाह को अपनी ताकत बढ़ाने की खुली छूट दे दी। बिल्कुल, 1534-35 का वाकया देखिए। हाँ, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल दिया था, और चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को बाकायदा राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई। ये हुमायूं के लिए एक ऐसा मौका था जहां वो राजपूतों के साथ एक मजबूत गठबंधन बना सकता था। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती थी। लेकिन हुमायूं ने अपनी सेना रोक दी और सारंगपुर में जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं को एक खत लिख दिया कि वो इस वक्त काफिरों का वध कर रहा है, जिहाद कर रहा है, और हुमायूं दखल ना दे। हाँ, एक सच्चा मुसलमान होने का वास्ता दे दिया। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक इतना बड़ा सम्राट जो युद्ध अभियान पर निकला है, वो सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसका दुश्मन उसे एक धार्मिक तर्क देकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, यही तो बात है। क्या हुमायूं वाकई इतना भोला था कि उसने एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त को महज एक खत की वजह से छोड़ दिया? देखिए, यही हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी से ज्यादा महत्व एक खोखले धार्मिक तर्क को दे दिया। बहादुर शाह कोई धार्मिक युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो बस अपना साम्राज्य बना रहा था। और हुमायूं ने उसे इसका पूरा मौका दे दिया। बिल्कुल। हालांकि बाद में हुमायूं ने मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को हराया और मांडू और चंपानेर जैसी अहम जगहें जीती, लेकिन सही समय पर सही फैसला न लेने के कारण वो जल्द ही गुजरात का नियंत्रण खो बैठा। पर इससे भी बड़ी रणनीतिक भूल तो अभी आगे होने वाली थी, 1538 का बंगाल अभियान। हाँ, वो तो इतिहास की सबसे बड़ी ब्लंडर्स में गिना जाता है। हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीतने में कामयाबी तो पाई, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ। हाँ, गौड़ को जीतने के बाद हुमायूं इतना खुश हुआ कि उसने उस जगह का नाम ही जन्नताबाद रख दिया। जन्नताबाद, स्वर्ग का शहर। अब किसी भी नई जगह को जीतने के बाद एक राजा का पहला काम क्या होता है? अपनी सीमा को सुरक्षित करना, अपनी सप्लाई लाइंस को मजबूत करना, है ना? बिल्कुल, यही बेसिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। पर हमारे सोर्सेज चीख चीख कर बताते हैं कि हुमायूं उस जन्नताबाद में पूरे 8 महीने तक ऐशो आराम करता रहा। वो अफीम के नशे और जश्न में इस कदर डूब गया कि उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं रही। और शेरशाह इसी मौके का इंतजार में था। अगर हम इस पूरी घटना के क्यों और कैसे पर गौर करें तो ये शेरशाह का बिछाया हुआ एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था? बिल्कुल नहीं। शेरशाह ये बात अच्छे से जानता था कि मुगल सेना को आमने सामने की टक्कर में हराना मुश्किल है। इसलिए जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ा तो शेरशाह ने कोई बड़ी लड़ाई लड़ी ही नहीं। उसने रास्ता दे दिया। हाँ, वो चालाकी से अपने परिवार और खजाने को रोहतासगढ़ के अभेद्य किले में सुरक्षित छोड़कर हुमायूं के रास्ते से हट गया। ये तो बॉक्सिंग की उस रोपडोप तकनीक जैसा लगता है। हाँ, वो क्या होता है? जहां आप जानबूझकर पीछे हटते हैं, मार खाते हैं या बचाव करते हैं ताकि आपका विरोधी मुक्के चला चलाकर खुद ही पस्त हो जाए। अरे वाह, बिल्कुल सटीक तुलना। शेरशाह ने हुमायूं को लड़ने के बजाय आलस्य में पस्त होने दिया। और शेरशाह एक और चीज जानता था। मौसम, बंगाल का मौसम और भूगोल। उसे पता था कि जब मानसून आएगा तो नदियां उफान पर होंगी, रास्ते कीचड़ से भर जाएंगे और बीमारियां फैलेंगी। तो हुमायूं का जनताबाद में 8 महीने रुकना शेरशाह के इसी ट्रैप का हिस्सा था। बिल्कुल।
जब बारिश के कारण हुमायूं की सेना कमजोर पड़ने लगी और उनके वापस लौटने के रास्ते कट गए, तब शेरशाह ने तेजी से पीछे मुड़कर बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज और संभल पर कब्जा कर लिया। मतलब पीछे से पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। हाँ, उसने जौनपुर और चुनारगढ़ को घेरकर हुमायूं का आगरा से सीधा संपर्क पूरी तरह काट दिया। हुमायूं बंगाल में एक तरह से कैद हो गया था। और विडंबना देखिए, उसी दौरान आगरा में हुमायूं के सगे भाई हिंदाल ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। ये तो होना ही था। यानी बाहर दुश्मन जाल बिछा रहा है और घर के अंदर अपने ही भाई गद्दी छीन रहे हैं। और इस पूरे जाल का जो खौफनाक अंजाम निकला वो था 29 जून 1539 का चौसा का युद्ध। बहुत भयंकर युद्ध था वो। हुमायूं किसी तरह बंगाल से बाहर निकला, लेकिन गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच चौसा के मैदान में शेर खान ने उसे घेर लिया। मुगल सेना बुरी तरह हार गई। और इसी ऐतिहासिक जीत के बाद शेर खान ने खुद को शेर शाह और सुल्तान आदिल की उपाधि से नवाजा। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा अजीब लगती है। वो बिश्ती वाली घटना। हाँ, चौसा के मैदान में जब जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े समेत उफनती गंगा नदी में कूद पड़ा, वो डूबने ही वाला था कि एक पानी ढोने वाले मजदूर ने, जिसका नाम निजाम था, अपनी हवा भरी हुई मश्क की मदद से हुमायूं की जान बचाई। अब यहाँ तक तो ठीक है कि जान बचाई, लेकिन इसके बाद हुमायूं क्या करता है? इनाम के तौर पर उस निजाम भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बना देता है। ये तो गजब ही था। और वो भिश्ती उस एक दिन के शासन में चमड़े के सिक्के चलवा देता है। मतलब आपका साम्राज्य चल रहा है, दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है और आप एक मजदूर को एक दिन का राजा बनाने का शौक पूरा कर रहे हैं। देखिए, यही वो चीजें हैं जो हुमायूं के निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। ये घटना फिर से उसकी उसी अति भावुकता को दिखाती है। बिल्कुल। चौसा की हार दरअसल एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल थी। हुमायूं के पास अभी भी वक्त था कि वो आगरा जाके अपने भाइयों के साथ सख्ती से पेश आता और शेरशाह को रोकता, लेकिन उसकी दूरदर्शिता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि ठीक एक साल बाद 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध कम और एक तरफा भगदड़ ज्यादा था। सोर्सेज में एक बहुत ही हैरान करने वाला विवरण मिलता है। तारीख रशीदी किताब में ना? हाँ, मिर्जा हैदर दोगलत, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, वो लिखते हैं कि एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। बाप रे, बिना लड़े ही हार गए। हाँ, और हुमायूं का अपना भाई कामरान, जिसके पास एक बड़ी सेना थी, वो नेतृत्व के मुद्दे पर बहस करके बिना लड़े ही वापस लाहौर चला गया। तो इस युद्ध ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंका और यहीं से हुमायूं की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है, उसका निर्वासन, उसका वनवास। 1540 से लेकर 1555 तक पूरे 15 साल वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। जब ताकत जाती है तो अपने भी कैसे मुंह मोड़ लेते हैं, ये हुमायूं ने देखा। इस निर्वासन के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। जब हुमायूं सिंध के रेगिस्तान में भटक रहा था, तो मारवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक मालदेव ने उसे मदद का प्रस्ताव भेजा। ये हुमायूं के लिए एक डूबते को तिनके के सहारे जैसी बात थी। बिल्कुल, लेकिन हुमायूं ने फैसला लेने के लिए किससे सलाह ली? अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख से। लाइब्रेरियन से मिलिट्री एडवाइस। और उस लाइब्रेरियन ने हुमायूं को मारवाड़ जाने से मना कर दिया। एक मिनट, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। एक बादशाह अपने लाइब्रेरियन से पॉलिटिकल एडवाइस ले रहा है। यही तो हुमायूं की विडंबना थी। उसका दिमाग संकट के समय काम करना बंद कर देता था। और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी, क्योंकि जब बाद में वो मालदेव के पास मदद मांगने गया, तब तक मालदेव ने हाथ पीछे खींच लिए। हकीकत यही है। लेकिन इस भीषण अंधकार के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिन्होंने भविष्य के भारत की नींव रखी। जैसे हमीदा बेगम से शादी। हाँ, 29 अगस्त 1541 को दर-दर भटकने के दौरान ही हुमायूं ने हमीदा बेगम से निकाह किया और फिर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में उसी हमीदा बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया, अकबर। लेकिन उस नवजात बच्चे के लिए भारत में कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उसे मजबूर होकर 1544 में ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी। और शाह तहमास्प ने भी ये शरण कोई खैरात में नहीं दी थी। हाँ, वहां भी एक बहुत बड़ा सौदा हुआ था। शाह ने शर्त रखी कि हुमायूं को सुन्नी से शिया मत स्वीकार करना होगा और ईरान के लिए कंधार का किला जीतकर सौंपना होगा। अपनी सत्ता वापस पाने की भूख में हुमायूं ने अपना मजहब तक बदलने की शर्त मान ली। हालांकि ईरान का ये सफर उसके लिए एक वरदान भी साबित हुआ, क्योंकि यहीं
उसे बैराम खां जैसा एक बेहद काबिल रणनीतिकार मिला। हाँ, बैराम खां। और फिर 1547 में काबुल की घेराबंदी के दौरान जो हुआ, अरे बाप रे, वो तो सत्ता की क्रूरता का सबसे विभत्स रूप है। बिल्कुल। हुमायूं ने काबुल जीतने के लिए अपने सगे भाई कामरान के किले पर तोपें चलवानी शुरू की। कामरान अंदर फंस गया था। बचने का कोई रास्ता ना देख कामरान ने हुमायूं के 5 साल के बेटे अकबर को किले की दीवार पर बाहर की तरफ लटका दिया। जरा रुकिए, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने एक 5 साल के बच्चे को, जो कि उसका अपनो भतीजा था, महज एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, ताकि हुमायूं अपने ही बेटे के मरने के डर से तोपें चलाना बंद कर दे। ये घटना इस बात का सबूत है कि सत्ता की लड़ाई में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये वही भाई था जिसके लिए हुमायूं ने अतीत में इतनी रहमदिली दिखाई थी। और यही वो मोड़ था जहां हुमायूं को समझ में आया कि उसकी विवेक रहित दयालुता का क्या परिणाम होता है। इस झटके ने उसे बदल दिया। क्या किया उसने? जब बाद में उसने कामरान को बंदी बनाया तो हुमायूं ने अपने सगे भाई कामरान की आंखें निकलवाकर उसे अंधा करके मक्का भेज दिया। ये वो कठोर फैसले थे जो हुमायूं को बहुत पहले लेने चाहिए थे। आखिरकार 15 साल के वनवास के बाद किस्मत का पहिया फिर घूमा। भारत में शेर शाह सूरी की मौत हो चुकी थी और सूर साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। इस मौके का फायदा उठाकर बैराम खां के नेतृत्व में 1555 में मुगल सेना ने मछीवारा और सरहंद के युद्धों में सिकंदर शाह सूर को हरा दिया। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर अपना ताज रखा। ऐसा लगा कि भाग्यवान हुमायूं को उसका भाग्य वापस मिल गया है। लेकिन इतिहास शायद हुमायूं के साथ एक आखिरी क्रूर मजाक करने के मूड में था। तख्त पर बैठने के मुश्किल से 6 महीने ही बीते थे। 24 जनवरी 1556 का दिन था। हाँ, हुमायूं दिल्ली के अपने पुस्तकालय शेर मंडल की छत पर था। अजान की आवाज सुनकर वो जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरने लगा, तभी उसका पैर अपने ही चोगे में उलझकर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और उसके सिर में गहरी चोट आई जिससे उसकी मौत हो गई। सोचिए जरा इस बात की गहराई को। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में मौत से खेलता रहा, 15 सालों तक रेगिस्तानों की तपती रेत में दर-दर की ठोकरें खाता रहा, वो आखिर में अपनी ही बनाई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। किताबें जिनसे उसे इतना ज्यादा लगाव था, आखिरकार वही लाइब्रेरी उसकी आखिरी मंजिल बन गई। और यहाँ एक और अजीब बात है। सत्ता को दुश्मनों से बचाने के लिए हुमायूं की मौत को पूरे 17 दिनों तक छुपा कर रखा गया। हाँ, मुल्ला बेसी नाम के एक आदमी को, जिसकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी, शाही कपड़े पहनाकर रोज महल की छत पे बिठाया जाता था, ताकि आवाम को लगे कि बादशाह सलामत है। तो इस पूरी अजीबो-गरीब जिंदगी को समेटते हुए इतिहासकार लेनपोल का वो निष्कर्ष हमें याद आता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वो जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। एक इंसान की पूरी यात्रा को इससे बेहतर तरीके से शायद ही कोई बयां कर सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस ऐतिहासिक चर्चा से हम 2 बहुत अहम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला ये कि अत्यधिक आलस्य और ज़मीनी हकीकत से कटे रहना कैसे आपका सब कुछ छीन सकता है, जैसा हुमायूं के साथ जन्नताबाद में हुआ। और दूसरा निष्कर्ष शेर शाह के जीवन से मिलता है कि जब आपको कोई मौका मिले तो अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए। आज हमने उस चालाक अफगान शेर शाह सूरी की बात की, लेकिन हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही बारीक डिटेल छिपी है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। 1528 के चंदेरी के युद्ध में पता है शेरशाह कहाँ था? वो मुगलों की तरफ से बाबर की सेना का हिस्सा बनकर लड़ रहा था। जी हाँ, और उसी वक्त बाबर ने हुमायूं को एक सख्त चेतावनी दी थी कि इस चालाक अफगान से सावधान रहना, और शेरशाह ने भी उसी दौरान कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से इन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और उसने वो करके भी दिखाया। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हुमायूं ने उसी वक्त अपने पिता बाबर की उस चेतावनी को गंभीरता से लिया होता, अगर वो उस चालाक अफगान को शुरुआत में ही रोक देता, तो क्या भारत का आगे का इतिहास बिल्कुल अलग होता? ये सोचने वाली बात है। क्या सूरी साम्राज्य कभी वजूद में आ पाता? इसी विचार के साथ हम आज की डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले भी इस पर जरूर विचार करें।